नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस में ऐसी लताड़ लगाई है कि शायद ना तो एसबीआई अब किसी जांच से बच पाएगा और ना ही मोदी सरकार। आज आपको याद होगा शुक्रवार को एसबीआई को ये क्लियरली कहा गया था कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी तो अल्फा न्यूमेरिक सीरियल नंबर्स देने पड़ेंगे, इसी को लेकर हियरिंग होगी। और आज जब हियरिंग हुई तो एक बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट आज सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला, जिसमें कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जो कि 5 जजों की बेंच थी, उसने बिल्कुल साफ साफ निर्देशन में कहा है और ऑर्डर दिया है कि एसबीआई को 21 मार्च तक अल्फा न्यूमेरिक सीरियल नंबर्स के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जितनी भी जानकारी है वो कोर्ट को देनी पड़ेगी। 21 मार्च शाम 5 बजे तक एसबीआई के जो चेयरमैन है दिनेश खारा, उनको एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, ये कहते हुए कि वो कोर्ट से कोई भी जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर नहीं छुपा रहे हैं। ये बिल्कुल एक साफ ऑर्डर था। और अगर उस ऑर्डर को ध्यान से अगर आप देखें तो मैं पढ़ना भी चाहती हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। उन्होंने लिखा कि देयर इज नो मैनर ऑफ डाउट that the SBI is required to furnish all details available with it. This, we clarify, will include the alphanumeric number and serial number, if any, of the bonds purchased. In order to avoid any controversy in the future, the chairperson of the bank should file an affidavit by 5 p.m. on Thursday that it has disclosed all details in its custody and that no details have been withheld. आज कोर्ट जब लताड़ लगा रहा था एसबीआई को तो उसने ये भी कहा कि आपने ये कैसे सोच लिया कि हम हमेशा हर बार आपसे एक जानकारी लेंगे और फिर उस जानकारी को आप देंगे। सो डू नॉट बी सिलेक्टिव इन शेयरिंग द डिटेल्स। ये कोर्ट का बहुत क्लियर ऑर्डर था। लेकिन आज इस कोर्ट रूम एक्सचेंज के दौरान मुकुल रोहतगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, आज उन्होंने एसोचैम और सीआईआई और फिकी की तरफ से ये कहा कि देखिए, ये जो अल्फा न्यूमेरिक सीरियल नंबर है इसको डिस्क्लोज करने का ऑर्डर मत दीजिए, क्योंकि ये सारे जो कॉर्पोरेट्स हैं वो इंडस्ट्रीज की तरफ से बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं इन्होंने चंदा दिया था पार्टीज को, ये सोचकर, इस शर्त पर कि उनकी आइडेंटिटी को गोपनीय रखा जाएगा। ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी दे अग्री टू पे द डोनेशंस। तो अगर डोनेशंस उन्होंने इस शर्त पर दिया है तो फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरियल नंबर को डिस्क्लोज ना किया जाए, लेकिन उसको भी सेट असाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, ये सारी जानकारी कोर्ट को मिलनी चाहिए और उसकी डेट भी उन्होंने मुकर्रर कर दी और कहा कि 21 मार्च तक ये सारी जानकारी कोर्ट को देगा एसबीआई। अब आज जब ये कोर्ट में बातचीत चल रही थी और सुनवाई के दौरान सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि देखिए, चीफ जस्टिस को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, ये जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, इसको लेकर तमाम लोग हर तरीके से पोस्ट्स को लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर और ये कोर्ट का एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उस जवाब में कहा कि जो कोर्ट के जो कंधे हैं, जो अदालत के कंधे हैं, वो बहुत चौड़े हैं और इस सारे सोशल मीडिया की कमेंट्री को सहन करने के लिए। और साथ में तुषार मेहता ने यह भी कहा कि देखिए, ये जो आंकड़े हैं इसका मिसयूज लोग कर सकते हैं, क्योंकि उस आंकड़े को 2 और 2 करके पता नहीं लोग क्या क्या लिखेंगे। तो उसी पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या एसबीआई इतनी तगड़ी लताड़ के बाद भी जब 21 तारीख को एफिडेविट फाइल करेगा तो क्या वो जुर्रत कर सकता है कि वो कोर्ट से कोई जानकारी को छुपाए। दूसरा सवाल यह है कि क्या कोर्ट अब इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाने के लिए किसी जांच का गठन करेगा। वो जांच एक कमेटी के तहत हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब एक हो सकती है, एक आयोग बैठा सकती है, बहुत सारे तरीके हैं। तो क्या इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाने के लिए क्या इन सारी जानकारी को लॉजिकल एंड तक कोर्ट पहुंचा पाएगा? और अब ऐसे में सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, ये भी सवाल उठता है कि अब सरकार और जो विपक्षी पार्टीज हैं जिनको चंदा मिला है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे डीएमके हो, चाहे फिर कांग्रेस हो, अब इस पूरे मामले में पॉलिटिकल डिस्कोर्स कैसे बनेगा, ये सारी बातें आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस हैं जस्टिस गोविंद माथुर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। और सर, जो पहला सवाल है, आज एक तगड़ी लताड़ एसबीआई को पड़ी है और उनको ये कहा गया है कि अब वो कोई भी जानकारी को छुपा नहीं सकते कोर्ट से, लेकिन क्या एसबीआई जुर्रत कर सकता है?
जब वो पिछले 2 ऑर्डर्स में भी उसने अपने पैरों को रेंगा है, एक तरीके से कोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया, जो कि कंटेम्प्ट का मामला भी बनता है। वो बात दूसरी कि कोर्ट ने उस पर कंटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, कोर्ट हो सकता है उनको और चांस देना चाह रहा हो, लेकिन अब क्या हो सकता है कि अगर अब भी एसबीआई जुर्रत करता है किसी न किसी जानकारी को छुपाने के लिए? जी। देखिए, आज का ऑर्डर अगर हम उसे पढ़ें तो उसके अंदर लगता है कि अब किसी चीज़ को छुपाए जाने की गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 15 फरवरी के फैसले का संदर्भ देते हुए कहा कि उसके अंदर लिखा गया था कि ऑल डिटेल्स इंक्लूडिंग सच एंड सच अदर डिटेल्स, और उसको क्लियर करते हुए लिखा कि यह इलस्ट्रेटिव है इंक्लूड और ये एग्जॉस्टिव नहीं है। इसका अर्थ है कि आपको सारी डिटेल्स इस पूरी स्कीम से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी देनी चाहिए थी, और अगर नहीं दी गई है किसी भी वजह से तो अब वो पूरी डिटेल्स 21 मार्च के पहले-पहले दे दे, और एसबीआई के चेयरमैन इस बात का एक एफिडेविट फाइल करे, पर्सनल एफिडेविट इस बात का फाइल करे कि जो कुछ भी डिटेल्स है वो दे दी गई है और अब किसमें से किसी प्रकार के किसी तथ्य को छुपाया नहीं गया है। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि अब कोई गुंजाइश बचती है कि किसी भी चीज को छुपा लिया जाए, यूनिक नंबर्स हो या कुछ भी हो। वो सारी डिटेल्स मुझे लगता है कि वो अब इलेक्शन कमीशन को दे दी जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर भी आ जाएगी। लेकिन सर क्या हो सकता है और हम किस चीज़ की क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स आ जाएँगे, तो उन अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स की जो मैचिंग कोड है, क्या वो कोर्ट उनका मिलान करेगा या फिर किसी को कहेगा या कोर्ट अपने अंडर में कोई कमिटी बनाएगा और कहेगा कि अब आप जाँच करिए कि जो बातें फैसले में लिखी गई थी, क्विड प्रो क्वो की, कोerशन की, इंटिमिडेशन की, वो सारी चीज़ें हैं कि चंदा लो, धंधा लो, ये सब तरीके की बात, जो वसूली की बात थी, अब वो सारी चीजें कैसे पब्लिक के बीच में आएंगी, क्योंकि बार बार कोर्ट डिस्क्लोजर्स पर इंसिस्ट कर रहा है कि हम हमेशा चाहते हैं कि डिस्क्लोज हो चीजें, जनता को छला ना जाए, जनता को पता चले कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम के जरिए क्या हुआ। तो अगर कोर्ट बार बार डिस्क्लोजर्स पर इतना इंसिस्ट कर रहा है, तो अब इस अल्फा न्यूमेरिक नंबर का इस्तेमाल अब कैसे किया जाएगा? क्या कोर्ट करेगा या कोर्ट किसी को कहेगा कि इस पर जांच करिए? देखिए, ये कोर्ट के विवेक पे निर्भर करता है कि वो इसको किस तरह से सारे फैक्ट्स को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से विस्तृत रूप के ऊपर अपने सामने लाए, बल्कि पूरे लोगों के सामने लाए। अगर कोर्ट ये समझती है कि वो इतनी सक्षम है कि वो इन सब टेक्निकल चीजों को समझती है और वो खुद इनको एनालाइज कर सकती है तो करे, लेकिन सामान्यतः होता ऐसा नहीं है। कुछ चीजें होती है जो कि विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इन चीजों को समझते हैं, और मुझे लगता है कि ये भी एक ऐसा विषय है जिसके अंदर कुछ एक्सपर्ट्स होंगे जो पूरी डिटेल्स देंगे, और उन्हीं डिटेल्स के आधार के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा। और मुझे लगता है कि शायद कोई एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाए जो इन सारी डिटेल्स को अच्छी तरह से, पूरी तरह से उनके ऊपर प्रकाश डाले, उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्या हो सकते थे, वो सारी चीजें वो एक्सपर्ट कमेटी बताए। क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा कि इनिशियली तो ये यूनिक नंबर है भी या नहीं है, ये भी पता नहीं था। बॉन्ड्स हम्म, के ऊपर यूनिक नंबर नजर नहीं आते एग्जैक्टली। थे। ये एक पत्रकार इनको लेकर के आई और उसके बाद में जब उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हुआ तब ये सारी डिटेल्स सामने आई। तो कहीं न कहीं एक्सपर्ट्स की का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो मुझे लगता है कुछ एक्सपर्ट्स जो सारी टेक्नोलॉजी को समझते हो, और उनके साथ-साथ कुछ लोग जो लॉ को समझते हो, फाइनेंस को समझते हो, वो सारे कुछ लोग मिलकर के एक कमेटी गठित की जा सकती है। तो सर ये जो कमिटी अगर बनाई जाती है जिसकी की प्रोबेबिलिटी आप कह रहे हैं कि कायदे से यही होना चाहिए कि एक कमिटी जिसमें कि सारे एक्सपर्ट्स हों, फाइनेंस के और लॉयर्स हों और भी अलग-अलग स्ट्रीम के लोग हों, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स इसमें हों, तो ये कमिटी पूरे मामले की जांच करेगा मैच करके या केवल वो स्टैब्लिश करेगा कि अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स जो दिए गए हैं वो सही है या गलत है, क्योंकि ये फॉर्ज नहीं होंगे इसकी क्या गारंटी है? ये भी तो हो सकता है ना। देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स फोर्ज होंगे, लेकिन जो भी हो, वो कमेटी एक बार ये डिटेल्स यहाँ तक जरूर देगी कि किस यूनिक नंबर किसका है, उससे क्या डिटेल्स आई हैं, और इसके अंदर क्या उनको कोई बेनिफिट दिया गया है या नहीं दिया गया है। लेकिन अल्टीमेटली इस कमेटी का क्या स्कोप होगा, किस एक्सटेंट तक जा सकेगी, ये सारा सुप्रीम कोर्ट को तय करना है, ये उसके डिस्क्रिशन में है। सर्वोच्च न्यायालय सारी परिस्थितियों को समझते हुए वो निर्णय करेंगे।
आज मेरे लिए ये कह पाना कि इसका क्या स्कोप होगा, कितना क्षेत्राधिकार होगा, ये शायद उचित नहीं होगा। नहीं, लेकिन सर आपका जो लीगल विज़डम है, आपका जो लीगल एक्सपीरियंस है, वो क्या कहता है? अगर मान लीजिए कि आप आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जगह होते, तो इसमें अभी आपको क्या लगता है कि सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता? 21 तारीख को हम मान लें कि एसबीआई ने सारी जानकारी कोर्ट को दे दी एक एफिडेविट के ज़रिए, उसके बाद पहला स्टेप सुप्रीम कोर्ट का या आपका क्या होता? देखिए, मैं तो यही मैं अपने आप को किसी अन्य व्यक्ति की जगह पर रखना और किसी ऐसे उच्च पद पर रखना अभी अपने आप को उचित नहीं समझूँगा। लेकिन मैं फिर यही रिपीट करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट जो सारा केस सुन रहा है, ये उसके विवेक पर है क्योंकि केस सुनते हुए भी कई चीज़ें सामने होती है और एक प्रैक्टिकल डिसीज़न लेना होता है जो प्रैक्टिकल भी हो और इन अकॉर्डेंस विथ लॉ भी हो। तो ये बेंच को तय करना है कि आगे किस तरह की कमिटी होगी, किस तरह से एक्सपर्ट्स कुछ करेंगे या किसी कमिटी की ज़रूरत ही नहीं है। ये सारी डिटेल्स आ गई है और उसके आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब कुछ बेंच जो सुन रही है, उसको निर्णय लेना है। उनके सामने उस वक़्त की जो तात्कालिक स्थितियाँ होगी, साथ-साथ जो विधि की दृष्टि के अंदर जो सारा का सारा मामला होगा, उसके अनुरूप वो निर्णय लेंगे। उसके अंदर मेरे किसी प्रकार का ये सोचना कि अगर मैं होता तो क्या करता, उचित नहीं होगा। नहीं, लेकिन सर ये भी तो एक सवाल ज़हन में आता है कि मान लीजिए कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिस्क्लोज़र्स कहे थे, वो डिस्क्लोज़र एसबीआई ने कर दिया। सारी अब मैचिंग-वैचिंग हो जाएगी, उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा। क्या इतनी आसानी से आपको लग रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो मसला है, वो लॉजिकल कंक्लूज़न पर पहुँच जाएगा और पब्लिक के लिए छोड़ दिया जाएगा या पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए छोड़ दिया जाएगा, इतने सारे डेटा को कि जो जैसे चाहें वो इंटरप्रेट कर लें। उसके बेसिस पे कितना बड़ा एक नैरेटिव देश में बनेगा। तो जिस उसका जो लॉजिकल जी, हाँ, वो आप कुछ कह रहे थे सर? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सारे मैटर को देखा है, जिस तरह से उन्होंने इसको पूरी तरह से डील किया है, मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से सब चीज़ें छूट सकती है। जब हम इस जगह तक पहुँच गए हैं जिसके अंदर कि अब सारे के सारे अल्ट्रा जिस यूनिक नंबर्स तक आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो लगता है कि एक इसका लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस यही है कि सारी डिटेल, सारे तथ्य जनता के सामने आएँ और हर एक को पता लगे कि इस स्कीम के क्या परिणाम निकले हैं और किस तरह से ये हमारे तंत्र के लिए उचित या अनुचित है या थी। इसलिए कोई न कोई ठोस निर्णय अवश्य आएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। देखिए जस्टिस माथुर मान लीजिए कि अगर ये ऐसी एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन होता है, उस कमेटी को कितनी पावर्स दी जाएँगी, लेकिन ये कमेटी जो भी बनेगी अगर, तो उसके पास इतनी तो पावर होगी ना कि कम से कम वो ये एस्टैब्लिश कर सके कि जो फैसले में जो बात सुप्रीम कोर्ट के कही गई थी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसकी अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को एस्टैब्लिश करे। उन्होंने क्विड प्रो क्वो की बात की थी, तो कम से कम वो क्विड प्रो क्वो को एस्टैब्लिश करे, इंटिमिडेशन, कोerशन को वो एस्टैब्लिश करे। तो अगर जब तक वो कमिटी ये सारी चीज़ों को एस्टैब्लिश नहीं करेगी, तब तो उस कमिटी का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट जहाँ तक पूरी स्कीम फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 19 ए के कॉन्ट्ररी थी, ये तो सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है, इसलिए ये कब कमिटी की डोमेन में ये नहीं है। रहा कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह से हुए, कौन इंडिविजुअल इसके लिए या कौन ग्रुप इसके अंदर बेनिफिशियरी रहा, नहीं रहा, क्या रहा, ये डिटेल्स वह कमिटी ज़रूर कर सकती है और अल्टीमेटली दैट कमिटी वुड बी वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो अपनी रिपोर्ट सारी सुप्रीम कोर्ट को देगी और किसी भी कमिटी की रिपोर्ट फाइनल नहीं होती। वो सुप्रीम कोर्ट उसको एग्जामिन करके और उसके बाद में से अपनी असिस्टेंस के लिए वो उसको यूज कर सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि एक एग्जॉस्टिव रिपोर्ट अगर किसी प्रकार की कमेटी गठित की जाती है, तो वो एक एग्जॉस्टिव रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट कुछ फैक्ट्स को खुद के समझने के लिए भी और आगे समझाने के लिए भी उसका उपयोग कर सकती है। तो क्या ये मैं मान के चलूँ कि अगर एक्सपर्ट कमिटी बनाई जाएगी, तो उसके पास इन्वेस्टिगेटिव पावर्स होंगी, हो सकता है उसके पास प्यूरेटिव पावर्स भी हों। ये पावर क्या सुप्रीम कोर्ट उस कमिटी को दे सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है कि क्या किस एक्सटेंट तक पावर्स दी जानी चाहिए। वो अगर लगता है कि उनको लगता है कि इस सारी को प्रोब को करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की पावर्स भी देनी है, तो अवश्य देंगे और ऐसा लगता है कि नहीं ये हम पेपर्स देख करके सेटल कर सकते हैं, तो शायद ना दें। इसलिए सुप्रीम जी, कोर्ट के डिस्क्रिशन पे। जी। आज कोर्ट रूम
का जब एक्सचेंज चल रहा था, तो फिर उस दौरान ये भी देखा गया कि जो मुकुल रोहतगी है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, आज वो एसोचैम और फिक्की और सीआईआई की तरफ से उन्होंने कहा कि इन सीरियल यूनि जो अल्फा न्यूमेरिक सीरियल नंबर्स हैं, इसको डिस्क्लोज़ ना किया जाए, क्योंकि एनोनिमिटी एक बहुत बड़ा इश्यू था, जिसको लेकर ये सारे कॉर्पोरेट्स ने चंदा दिया था अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये इस शर्त पर कि उनकी आइडेंटिटी को गोपनीय रखा जाएगा। अब फैसला तो आ गया सुप्रीम कोर्ट का, अब अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स भी शेयर कर लिए जाएँगे, लेकिन क्या ये इन कॉर्पोरेट्स को कोई रोक सकता है कि वो कोर्ट ना जाएँ? क्योंकि ये तो लीगली एंटाइटल्ड होंगे कोर्ट जाने के लिए कि भई हमने तो इसी शर्त पे चंदा दिया था, अब नाउ वी विल अप्रोच द कोर्ट ऑन दिस एंड वी कैन चैलेंज दिस होल डिसीजन। देखिए, कोर्ट में जाने से तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। अगर सवाल ये है कि कोर्ट आगे जाके इंटरफियर करे या ना करे, उनके हुँ, इश्यू के अंदर इंटरफियर करे या ना करे, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर आप आज के ऑर्डर को गौर से देखेंगे तो पाएँगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को जब जिस वक़्त ये आर्गुमेंट हुआ था, उसी वक़्त उन्होंने भी ये ऑब्ज़र्व किया कि ये पहले इस बात को समझें कि जब स्कीम जो 2017 में आई, उसके अंदर 2019 के अंदर एक इंटरिम डायरेक्शन दिया गया था और उस इंटरिम डायरेक्शन के अंदर एसबीआई को ये कहा गया था कि वो सारी डिटेल्स एक पूरी तरह से अलग मेंटेन करें। जिस वक़्त ये इंटरिम डायरेक्शन दिया गया और उसके अंदर की ये आपकी गोपनीयता का प्रश्न उसी समय खत्म हो गया। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो 15 फरवरी वाला आदेश है, उसके अंदर ये दिया कि इंटरिम डायरेक्शन जिस दिन दिया गया, उसके बाद की डिटेल्स देनी है। उसके पहले की डिटेल्स देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, क्योंकि गोपनीयता का प्रश्न तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन 2019 के अंदर इंटरिम डायरेक्शन दिया। इसलिए अगर किसी को कोई शिकायत ये थी या इस किसी की ये वजह थी कि हमारी गोपनीयता नहीं है इसलिए हमें चंदा नहीं देना है, तो उनको नहीं देना चाहिए था। और अगर उसके बाद दिया है, तो वो पब्लिक डोमेन में था। मुझे नहीं लगता कि ये उनकी कोई जायज़ शिकायत रहेगी। क्योंकि डायरेक्शन दिया गया है कि यह इंटरिम डायरेक्श ऑर्डर होने के बाद से ही सारे डिस्क्लोज़र्स किए जाएँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी एक बड़ा तीखा जवाब दिया सोशल मीडिया की कमेंट्री को लेकर, क्योंकि इतने सारे आंकड़े हैं और सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरीके से लोग इस पर और जजमेंट पर कमेंट भी कर रहे हैं। कोई जस्टिस जीवा चंद्रचूड़ को हीरो बता रहा है, तो कोई उनको कुछ उनके बारे में नेगेटिव भी लिख रहा है। तो आज तुषार मेहता ने ये कहा कि देखिए कोर्ट का बड़ा एम्बैरेसमेंट हो रहा है, इतने सारे डेटा को तोड़-मरोड़ कर लोग उसको अलग-अलग पोस्ट लिख रहे हैं, तो उनको लॉर्डशिप को इंटरवीन करना चाहिए। तो उस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस अदालत के कंधे इतने मजबूत हैं कि किसी भी तरीके की सोशल मीडिया की कमेंट्री को हम झेल सकते हैं। क्या एक बड़ा संदेश आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सोशल मीडिया के लिए भी दिया है और किस तरीके का संकेत जाता है उनके इस कथन से जो आज उन्होंने बात कही है? मुझे लगता है कि ये कथन न्यायपालिका की सक्षमता और सुदृढ़ता को इंगित करता है। न्यायपालिका कभी भी हेल्पलेस भी नहीं होती है। न्यायपालिका हेल्पलेस भी नहीं है। न्यायपालिका इतनी मजबूत है कि वो अ, एक टर्म पहले बहुत चलती थी कि मीडिया ट्रायल से, अब सोशल मीडिया हो गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि न्यायपालिका के फैसले इन चीज़ों से किसी भी रूप में प्रभावित होते हैं। न्यायपालिका इतनी मजबूत है कि वो इन तमाम चीज़ों के को सह सके और उसके बाद भी अपना निर्णय संविधान के अनुरूप और विधि के अनुरूप दे सके। अगर हम ये माने कि अगर इन्हीं चीज़ों से अगर सब कुछ पालिका इफ़ेक्ट होने लगे, तो आज की तारीख के अंदर तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके ऊपर सोशल मीडिया में या मीडिया के दूसरे माध्यमों के अंदर ये चीज़ चर्चाएँ ना की जाती हो। इन सब से एक जज, एक बेंच, पूरी न्यायपालिका प्रभावित रहती है और रहनी चाहिए। न्याय बेंच ने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया कि न्यायपालिका के इतने के कंधे इतने मजबूत हैं कि वो इन तमाम चीज़ों से निपट सके। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुषार मेहता साहब का ये स्टेटमेंट कोई बहुत ज़्यादा वज़न इस बात को रखता है कि इससे कोई न्यायपालिका को आघात पहुँचेगा। नहीं, तो वो क्या जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को एक तरीके से क्या तुषार मेहता वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए कोर्ट को सोशल मीडिया कमज़ोर करने में लगा हुआ है? क्या वो ये उनका तात्पर्य जो था क्या वो ये था? वो शायद ये कहना चाहते होंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर न्यायपालिका को लेकर के भिन्न-भिन्न प्रकार की चर्चाएँ हो रही है और यह सिस्टम के ऊपर जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा तोड़ सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि सोशल सिस्टम पे भरोसा टूटेगा तभी, जबकि
जस्टिस डिलीवरी के अंदर हम कमजोर हो जाए। जब तक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम मजबूत है, जब तक इस देश की जनता को यह भरोसा है कि ये अदालत न्याय करेगी, तब तक कोई किसी तरह के इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब एक और जो बड़ी चिंता वाली बात है सर, लोग ये कह रहे हैं कि मान लीजिए एक प्रोबेबिलिटी है कि मान लीजिए मोदी जी एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ तीसरे टर्म में वापस आते हैं। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है कि भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वायलेशन था राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। लेकिन सरकार क्या अब कोई और तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को वापस ला सकती है? मे बी एक नया कानून बना दे या कोई एक ऐसा रिफॉर्मिस्ट मेजर लेकर आए जिसकी वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स फिर चल पड़े। क्या करेगी सरकार फिर? क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? देखिए, मुझे पता नहीं, यानी कि कोई भी सरकार हो, नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी हो, अगर कोई लाना चाहे तो ये विधायिका का अपना फैसला होगा, और अगर उसको चुनौती दी जाती है तो न्यायपालिका उसको एग्जामिन करेगी। और अगर जो कुछ भी नया लॉ लाया जाता है, अगर वो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ये पहुंचती है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को किसी प्रकार का आघात पहुंचाता है, उनको किसी तरह की इंजरी कॉज करता है, या वो आर्टिकल 13 के अंदर जो हमारे फोर कॉर्नर्स दिए गए एक वैलिड लॉ के लिए उससे बाहर है, तो उसको फिर सेट असाइड भी कर सकती है। इसलिए ये एग्जामिन करेगी। विधायिका अपना काम करेगी तो न्यायपालिका भी मजबूती से अपना कार्य करेगी। नहीं, मैंने सर ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि हाल में हमने देखा था कि जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें एक लास्ट लाइन बस लिखी गई थी कि जब तक सरकार एक लॉ नहीं लेकर आ जाती, सरकार को मौका मिल गया उन्होंने और उनको एक लंबी रोप मिली, वो फटाफट एक कानून बना दिया। अब आप देखिए अपने हिसाब से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो रही है। सुप्रीम कोर्ट अभी कुछ कर नहीं सकता, हालांकि उस पूरे ऑर्डर को चुनौती भी दी गई है और उस कानून को चुनौती दिया है जया ठाकुर जैसे लोगों ने। लेकिन ऐसे में क्या होगा अगर मान लीजिए कुछ इसी तरीके की स्थिति बन जाती है इसमें भी, तो फिर क्या करेगा कोर्ट? देखिए, दोनों जजमेंट्स को किसी प्रकार से बराबर समझना या एक पेडेस्टल पे समझना, उनकी इस प्रकार से तुलना करना मेरी राय में ठीक नहीं है। जहां तक यह जजमेंट है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला फैसला है, इसके अंदर कोर्ट एक बहुत डेफिनेट कंक्लूजन पर पहुंची है कि ये पूरे प्रोविजंस हमारे फंडामेंटल राइट्स को इंजरी कॉज करते हैं। ये किसी तरह से हमारी आर्टिकल 19(1)(a) के कॉन्ट्ररी है, उनके कंट्रावेंशन में है। इसलिए ये पूरे के पूरे प्रोविजन इलीगल हैं। उनको सेट असाइड किया है, पूरी तरह से उनको अल्ट्रा वायरिस डिक्लेयर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इलेक्शन कमीशन के केस में पोजीशन ये नहीं थी। वहां इस बात के स्पेसिफिक डायरेक्शन थे कि अगर आप कोई लॉ इसके लिए बनाना चाहते हैं तो लॉ बनाइए और उसके बाद में इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट्स करिए। उन्होंने एक विधायिका ने एक लॉ बनाया और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपॉइंटमेंट किए। अब वो लॉ ठीक है या नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय के ज्यूरिसडिक्शन, सर्वोच्च न्यायालय इसको कंसिडर कर रहा है। जया ठाकुर जी के रिट पिटीशन के अंदर ये एग्जामिन करेगा सुप्रीम कोर्ट की ये जो नया लॉ लाया गया है वो सही है या नहीं। लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वाले लॉ के अंदर के वाले जजमेंट को इलेक्शन कमिश्नर्स के जजमेंट से कंपेयर करना मुझे ठीक नहीं लगता है। मेरे को लगता है कि दोनों बिल्कुल अलग-अलग विषय हैं और दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, हालांकि ये सवाल थोड़ा पॉलिटिकल है कि अब जो भी लॉजिकल कंक्लूजन पर सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में पहुंचेगा, क्या मोदी सरकार और एसबीआई किसी भी सूरत में जांच से नहीं बच सकते? देखिए, जहां तक जांच का सवाल है, इसे आप केवल सरकार तक या एसबीआई तक मत रखिए, क्योंकि इससे प्रभावित सारे राजनीतिक दल हैं। हिंदुस्तान के अंदर शायद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट को छोड़ करके सारे राजनीतिक दल इसके बेनिफिशियरी रहे हैं। चिंता बीएसपी शायद सबको, बीएसपी को भी चंदा नहीं मिला सर, सब बीएसपी को भी हाँ, चंदा नहीं मिला है। चंदा नहीं मिला जी। है। तो लेकिन एक राजनीतिक दल ने इसको अपोज किया और उसके खिलाफ उन्होंने रिट पिटीशन भी फाइल की, इसलिए मैंने उस राजनीतिक दल का नाम लिया है, अन्यथा मेरे को उससे कोई। लेकिन अब आप स्थिति देखिए कि अगर कोई किसी तरह की होती है तो ठीक है, ये सबकी अपनी अपनी चिंताएं हो सकती है। लेकिन जो जजमेंट जिस ढंग से आया है, मुझे लगता है कि इस जजमेंट का सबको इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे और करने चाहिए भी।
लेकिन सर इसमें मान लीजिए कि अकाउंटेबिलिटी बनेगी तो इसमें घेरे में कौन आएगा? सरकार घेरे में आएगी, एसबीआई घेरे में आएगा? आपके जो लीगल विज़डम है वो क्या कहता है कि अगर वेयर विल द बक स्टॉप हियर इन दिस पर्टिकुलर केस? क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व्ड हैं, सरकार इन्वॉल्व्ड है, सरकार ने नीतिगत तरीके से अगर एक्सटॉर्शंस किए हैं और अगर उसका सबूत भी मिलता है और उसके अगर डॉट्स को जॉइन किया जाए और वो चीज़ एस्टैब्लिश हो जाएगी, तो फिर इसमें कटघरे में कौन खड़ा होगा आपके हिसाब से? देखिए, एक तो मैं ये बताऊँ कि इन मैटर्स के अंदर कटघरा जनता का कटघरा होगा, इसके अंदर अदालतों का कटघरा नहीं होगा। क्योंकि जो ओके। कुछ भी हुआ है, वो एक लॉ के अधीन हुआ है। अब वो लॉ सुप्रीम कोर्ट ने गलत डिक्लेयर कर दिया, उसको अल्ट्रा वायरेस डिक्लेयर कर दिया, ये एक अलग बात है। इसलिए ये सोचें कि इसके बाद में कि कोई किसी जगह फँस जाएगा, किसी को सज़ा होगी, तो शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा कई लोग और बीच में लीगल सर्कल से ये कहने लगे थे कि देखिए मोदी जी को इसमें जेल हो जाएगी, उनको तो उम्र कैद हो जाएगी, तमाम तरीके की बातें कर रहे थे। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। जी। ये किसी व्यक्ति विशेष का बनाया हुआ लॉ नहीं, ये पूरी की पूरी विधायिका का बनाया हुआ कानून है। ये किसी व्यक्ति विशेष का ऐसा कुछ नहीं है कि उसका कुछ ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, ऐसा सोचना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। हाँ, लेजिस्लेचर ने एक इनेक्टमेंट किया जो और वो इनेक्टमेंट इलीगल डिक्लेयर हुआ है, वो अल्ट्रा वायरेस डिक्लेयर हुआ है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स के कंट्रावेंशन में था। उसका कॉन्सिक्वेंस यही है कि वो इलीगल डिक्लेयर हो गया और उसके क्या-क्या उसके कारण क्या-क्या या गलत जो कुछ भी हुआ, वो लोगों के सामने आ जाएगा और जनता के कटघरे में अब ये स्थिति होगी कि वो ये समझे कि कहाँ, क्या, कैसे चंदे के नाम पर क्या-क्या हुआ, किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, उद्योगपतियों को क्या मिला, किसके किस प्रकार से ये कई प्रश्न हो सकते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इसका जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो तो जाँच के बाद पता चलेगा, लेकिन जो इमीडिएट पॉलिटिकल फॉल आउट है वो यही होगा कि जनता अब अपने तरीके से पर्सीव करेगी कि ये कैसी सरकार थी, किस तरीके का कानून ले आई, किस तरीके का भ्रष्टाचार उसके राज में पनपा है। एम आई राइट? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ये कानून लाई, लेकिन इसके लिए हमें पूरी की पूरी किसी एक विधायिका को भी ये समझना होगा कि पूरे लेजिस्लेचर ने ये लॉ इनेक्ट किया है और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इस ये जब लॉ आया था, तब शायद किसी ने इसका बहुत खुलकर के अपोज़ नहीं किया था, सिवाय कुछ मेंबर पार्लियामेंट्स जो एक 1 या 2 विशेष पार्टीज़ से जुड़े हुए थे। इसलिए ये सबके सोचने की बात है। किसी एक सरकार, एक व्यक्ति केवल उनके लिए नहीं है। अगर आप मैं देख रहा था तो मैंने देखा कि ये जब इनेक्टमेंट आया था, जिस वक़्त ये लॉ आया था पार्लियामेंट के फ्लोर पे, तो पूरे दम से विरोध इसका कुछ लोगों के अलावा नहीं किया गया था। तो देखना होगा बस एक सर एक सवाल और करूँगी चलते-चलते कि अगर सुप्रीम कोर्ट की ये मंशा थी और इस ठीक है, इस पूरे कानून को इल्लीगल करार दिया गया और उस इसी फैसले के ज़रिए अगर अब ये सब चीज़ें एस्टैब्लिश होंगी, कोर्शन, इंटिमिडेशन, क्विड प्रो क्वो ये तमाम चीज़ें अगर एस्टैब्लिश होती हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पूरे इस तंत्र की क्लींजिंग को लेकर भी कोई पहल उठाएगा कि ये दोबारा ऐसी चीज़ ना हो? इसको लेकर एक डेटरेंट भी क्या सुप्रीम कोर्ट लेकर आएगा कि दोबारा कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की बने, कम से कम वो ये जुर्रत ना करे? क्या आज एक ऐसा मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट को? देखिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स जब भी किसी कानून को हमारे फंडामेंटल राइट्स के कंट्रावेंशन में बताती हैं, उस वक़्त ये मैसेज उसके अंदर एक अपने आप स्वतः ही होता है कि कृपया इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी कानून ऐसा ना बनाए, जो हमारे संविधान की मंशा के खिलाफ हो, संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ हो या आर्टिकल 13 के अंदर जो दिए गए 4 कॉर्नर्स हो, उससे कहीं प्रकार से बाहर जाता हो। ये हर बार कहा जाता है। लेकिन विधायिका भी इसके बावजूद कई बार ये प्रोविजंस बनाती है। इसलिए इन सारी परिस्थितियों को अम, समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कह भी देगा, तो भी विधायिका क्या सोचती है इसके बाद में, ये उस पे निर्भर करेगा। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप पानी पी लीजिए, आई थिंक आपका गला कुछ वो हो रहा है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग थैंक यू। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफ़ॉर्म पर। थैंक यू।